नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनरीचेबल यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिस्क वेटेड एसेट के बारे में और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे जानेंगे कि बेसिक लोन्स में आगे जो क्या होते हैं उसके सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लाइक कैमल्स क्या होते हैं, इनरोड्स क्या होता है, पीसीए क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके आगे भी थोड़ा सा देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको न्यू अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो जो सबसे पहला ये है हमारे पास, जो लास्ट हमने रिस्क वेटेड एसेट जो मैंने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उसको चेकआउट कीजिए। बेसिक लोन्स वाला है वो, तो उसका मैं लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या तो आई बटन में लगा दूंगा, तो उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आगे जो अभी देखते हैं, उसका अगला पार्ट ये था। उसका अगला पार्ट ये है आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ये क्या, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, तो इसके बारे में जानेंगे, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें सारी चीज जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला होता है केमल्स होता है, ठीक है। ये केमल्स होता है जो सबसे पहले, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता केमल्स मतलब ऊँट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है केमल्स का, ठीक है। तो केमल्स का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताऊंगा। एक्चुअली होता केमल्स क्या है, ये क्या है आपका, ये एक रेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ रेटिंग सिस्टम, रेटिंग सिस्टम, ये एक रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। केमल्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लो, CAMELS। इसका फुल फॉर्म देख लो, मैं लिख देता हूँ। इसका मीनिंग होता है हर चीज को। तो इसका मतलब होता है सी मतलब कैपिटल। क्या होता है सी मतलब कैपिटल, ओके। तो इसमें क्या होता है कि बैंक के पास कितने, मतलब कि ये है आपके कितने कैपिटल्स हैं, ओके। मतलब टोटल कितने कैपिटल उसके पास, टोटल मतलब कैपिटल मतलब रिजर्व कितने हैं उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल रिजर्व कितने हैं, ओके। इसमें रेटिंग दिया जाता है 1 से लेके 5 रेटिंग, ठीक है। 1 से 5 रेटिंग दिया जाता है, ओके। तो 1 जो होता है, 1 जो होता है वो सबसे खराब होता है, वर्स्ट होता है, और 5 जो होता है वो सबसे एक्सलेंट होता है। ये आप लिख लो। 1 जो होता है वो क्या होता है, वर्स्ट रेटिंग होता है, और 5 जो होता है वो एक्सलेंट होता है, ठीक है, ओके। ए मतलब क्या होता है, एसेट क्वालिटी, ओके। तो ये हो गया एसेट क्वालिटी, एसेट एसेट क्वालिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ लोन, मतलब कि किस तरह का लोन हम बांट रहे हैं कस्टमर के बीच। मान लो ऐसा तो नहीं है कि फर्जी वाला काम कर रहे हैं कस्टमर के पास से, मान लो कि कोई लोन देना चाह रहे हैं, मान लो कोई मुद्रा लोन देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसके पास मतलब कि वो तो लिया लोन, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा बिजनेस में, या फिर बस वो पैसा खा गया, तो और फिर वो चुकाने के लिए उसके पास अब पैसे ही नहीं है वापस रीपेमेंट करने के लिए, ओके। तो जैसे केसीसी होता है, केसीसी में क्या करता है कि जस्ट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक लोन दे दिया, जमीन बिना देखे हुए कर देता है कितने लोग, और जा करके फिर किसान के पास पैसे नहीं होते हैं कि फिर वो वापस उसको पेड कर पाए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उस पैसे को जो किसान खेती के लिए दिया गया था पैसा, उसको यूज कर लेता है कोई और चीज़ में, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से पैसा देगा, तो लोन खराब होगा। तो इसलिए प्रॉपर इंस्पेक्शन होना भी जरूरी होता है हर चीज़ में। तो उसी इस टाइप के जो क्वालिटी चेक किया जाता है कि एसेट क्वालिटी जो होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लोन्स, इसके बारे में मतलब क्या होगा, एसेट क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ लोन्स, क्वालिटी ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वालिटी ऑफ लोन्स। तीसरा चीज हो गया एम, एम मतलब मैनेजमेंट। ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है बैंकों में, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बैंक का, ओके। उसका देखो ई मतलब होता है अर्निंग, अर्निंग। इसमें मतलब क्या होता है कि हाउ मच बैंक अर्न, हाउ मच मतलब बैंक ने कितने कमाए, ठीक है। बैंक ने कितना कमाया, हाउ मच
बैंक अर्न, ठीक है, या फिर बैंक ने कितना कमाया उसके बारे में ये होता है अर्निंग का मतलब। उसका होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि कितना कैसा कैश सप्लाई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हाउ मच कैश सप्लाई। ओके, इतना क्लियर है। तो वो कहते हैं ना कि सप्लाई यदि कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये सप्लाई हम कम कर देंगे, लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, पैसे का कम हो जाएगा। ओके, और इसका ऐसा होता क्या होता है, सिस्टम एंड कंट्रोल, सिस्टम एंड कंट्रोल। ओके, जैसे कि इसका हो गया सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो होता है सॉफ्टवेयर, सीबीएस जो होता है वो हो गया। फिर इंटरनल सिस्टम कैसा है बैंक का, इंटरनल सिस्टम। तो ये सब कैसे है बैंक के, ये बहुत मायने रखता है। मान लो सिस्टम है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ सही चल रहा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और काम बहुत अच्छे से हो रहा है। ओके, तो जो हमारे अंदर सिस्टम है, सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जो भी है, तो इंटरनल सिस्टम कैसा है एम्प्लॉय के प्रति, कस्टमर के प्रति क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा करप्शन चल रहा है बैंक के अंदर और ये सिस्टम पूरा करप्ट है, तो वो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सभी पैरामीटर्स पे, ये जो पैरामीटर्स टोटल 6 पैरामीटर सभी पे ये क्या था, रेटिंग क्या था 1 to 5 के बीच में, ठीक है। तो जिसका रेटिंग अच्छा था उस बैंक का केमल्स रेटिंग बहुत अच्छा होता है, जिसका मॉडल खराब है उस बैंक को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, ये तो हो गया पहला, कैमल्स हो गया। दूसरा चीज होता है हमारे आगे होता है, एक होता है इनरोड्स। क्या होता है, इनरोड्स। दूसरा इन रोड्स। देखो ये सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो कवर कर रहा हूँ, ये सब आपके मेंस में तो काम आएंगे ही आएंगे और साथ में आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे। इसलिए इसको आप याद रखना। केमल्स का कोई पूछ दिया फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बोल सकते हो कि क्या बोलोगे आप। केमल्स का कोई फुल फॉर्म पूछ दिया तो कैपिटल, कैपिटल एसेट क्वालिटी, एम मतलब मैनेजमेंट, ई मतलब अर्निंग, सी एम ई हो गया, एल मतलब क्या हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी, और एस मतलब सिस्टम एंड कंट्रोल, ठीक है। इतनी चीजें होती है, इन चीजों को आप याद कर लेना, 2 4 बार याद करोगे याद हो जाएगा। और कभी आप ऐसे इंटरव्यू पूछ दिया केमल्स के बारे में जानते हो आप तो आप बता सकते हो। ओके, क्लियर है। तो देखो इन रोड्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिस्क ओरिएंटेड, इंडियन रिस्क ओरिएंटेड एंड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम, रेटिंग सिस्टम, इंडियन रिस्क ओरिएंटेड एंड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम, ये होता है इनरोड्स का फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड ऑल रिस्क, इट इंक्लूड ऑल रिस्क ऑफ द बैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे चीज कवर होते हैं, सारे टाइप के जो रिस्क होते हैं सारे को इंक्लूड किया जाता है इसमें इनरोड्स में। ओके, ओके, इतना क्लियर है। इसमें सारे तरह के रिस्क जो होते हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया कि केमल्स तो था ही हमारे पास रिव्यू प्रोसेस के लिए, तो फिर ये क्यों लाया गया, इन रोड्स को क्यों लाया गया, ठीक है। तो इसीलिए लाया गया क्योंकि केमल जो था वो सफिशिएंट नहीं था टेकिंग ऑल द न्यू चैलेंजेस दैट आर इन मॉडर्न बैंकिंग। ओके, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो केमल्स था वो इतना एबल नहीं था कि सारे तरह के जितने भी तरह के आपके न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं मॉडर्न बैंकिंग में उसको वो अच्छे से ये कर सके, कवर कर सके और उसको वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसीलिए इन रोड्स को लाया गया था, ठीक है। और इसको जो होता है, ये जो मेजर्ड होता है वो होता है आरबीआई सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इसको कौन मेजर करता है, इन रोड्स को, तो आरबीआई का सुपरवाइजरी जो प्रोसेस और रिव्यू प्रोसेस होता है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। तो इतना क्लियर है। तो चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे,
केमल्स जो होते हैं, केमल्स आर नॉट sufficient to taking all the new challenges of the new camels are not sufficient to taking all the new challenges. Okay, challenge of the new, so new name of the modern banking. Okay, after 2009. ओके, तो मॉडर्न बैंकिंग जो हुआ था उसका 2009 के बाद हुआ था, ठीक है। तो 2009 के बाद जो बैंकिंग स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से इनरोड्स का बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये जो था सारे रिस्क को कवर नहीं कर पाता था कौन, केमर, तो इसीलिए इसको इनरोड्स को फॉर्म किया गया, ठीक है। उसके आगे आता है, तीसरा आता है पीसीए आता है, ठीक है। इसको मेजर्ड कौन करता है देख लो, मेजर्ड बाय, जो मेजर्ड होता है, मेजर्ड बाय कौन होता है, आरबीआई सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो इसको मेजर्ड कौन करता है इन रोड्स को, आरबीआई का सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस था, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता है, इसको मेजर्ड किया जाता है, ठीक है। वहीं रैंक देते हैं, सबको देते हैं, रेटिंग वाला देते हैं, ओके। उसके आगे क्या हमारे पास है, तीसरा नंबर हो जाता है पीसीए। इससे आप लोग बहुत बहुत भली भांति जानते होंगे कि पीसीए क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि पीसीए लग गया कोई बैंक में, ओके। तो पीसीए क्या होता है, ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इतना तो क्लियर आप लोग का। इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। अब देखो पीसीए यदि किसी बैंक में लग जाता है, यदि उसका एक पीसीए कब लगता है, यदि एनपीए जो होता है, जो एनपीए होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके। मान लो कि जितना एक होना चाहिए आरबीआई द्वारा जो एक निर्धारित किया जाता है कि मान लो कि 10% या कभी 9%, कभी 11%, इस तरह से एक सेट रहता है कि इतने से ज़्यादा होगा तो आप इस बैंक के ऊपर पीसीए लग जाएगा। पीसीए लगने का मतलब क्या होता है कि उस पर एक एक्शन लग गया, और उसमें क्या होता है कि जो भी उसके फैसिलिटी मिलते हैं, जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी पर्क्स होते हैं, वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ बैंक में मान लो कुछ सुधार करना हो, कुछ इंप्लीमेंट करना हो, कोई नया रूल इंप्लीमेंट करना हो, कोई नया योजना चालू करना हो, तो सारे पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है बैंक, ओके। और तब जाकर के वो चीज़ लागू होता है, समझ बात को ना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है उस टाइम पीसीए, कोई बैंक में लग जाता है, उसमें जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं बैंक को, बैंक एम्प्लॉय वगैरह को, जो भी सारे बंद हो जाते हैं उस टाइम, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब लगते हैं तो सारी चीज़ को रोक दिया जाता है, जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, जितने भी लाभ मिलते हैं उसके बैंक के कर्मचारी को, स्टाफ को, सारी चीज़ रोक दिए जाते हैं। और इसका क्या और चीज़ है, ये होता कब है, और इसके मतलब कि क्या क्या टूल्स हैं इसके, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, मतलब पैरामीटर्स क्या है पीसीए के, वो हम देख लेते हैं अभी। इसके तीन पैरामीटर्स हैं, क्या इसके तीन पैरामीटर्स, सब बारे में डिस्कस करेंगे अभी, तो बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला है CRAR, ओके। दूसरा है, दूसरा आपका एनपीए और प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब हो गया आरओए, मतलब रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरओए, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन, ये ऑन है, ठीक है, ये ऑन है, ऑन एसेट, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है एनपीए, पहला क्या हो गया CRAR, ओके। तो सभी के बारे में हम जान लेते हैं अभी, CRAR मतलब क्या होता है, एनपीए क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, ओके। CRAR का मतलब ये होता है, फुल फॉर्म, कैपिटल टू रिस्क, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, एसेट रेशियो। होता क्या है,
ये इसका डिफिनीशन क्या है? कोई पूछ दिया कि सी आर ए आर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये इसका रेशियो क्या, इसका मतलब डिफिनीशन क्या होता है? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ही हम बोलते हैं सी आर ए आर। ठीक है, ओके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है नोन है सी आर ए आर। ओके, तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इसका फुल फॉर्म हो गया, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नोन है सी आर ए आर। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद हो गया एनपीए। एनपीए से भली भांति आप लोग जानते होंगे, बैंकिंग तैयारी करें तो बिल्कुल जानते होंगे। ओके, तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो एनपीए कब होता है, एनपीए कब हो जाता है, एनपीए कब होता है, एनपीए तब होता है, एनपीए हैपेंस व्हेन अमाउंट इन लोन स्टील outstanding after the 90 days of due date। ठीक है, मान लो कोई लोन है, ओके, कोई भी तरह का लोन है, उसका ड्यू डेट है। ओके, मान लो ड्यू डेट है, सपोज दैट आज ड्यू डेट है। ओके, आज कितनी तारीख है, आज हमारा हो गया, मान लो कि आज 28 तारीख। ओके, यदि 28 तारीख है और आज के डेट में मान लो किसी का ड्यू रहेगा, आज के 90 डेज के बाद वो खाता, वो जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। यदि वो पेमेंट नहीं करता कुछ भी, मतलब जो भी उसका ड्यूज था वो पेमेंट नहीं करेगा, तो वो खाता क्या हो जाएगा, वो आपका एनपीए हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर है आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, रिटर्न ऑन एसेट जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, तो बैंक जो रिटर्न, उससे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए बैंक को। ओके, तो बैंक को जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न जो मिलता है हमको एसेट पे, जो कि हमने लोन बांटा है, जो हमने लोन बांटा है कहाँ पे, कस्टमर के बीच में बांटा है, जो मार्केट में मैंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, उस पर क्या रिटर्न आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला जो होता है चीज़, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे, जैसे कि मार्केट डिसिप्लिन क्या होता है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम चेकआउट करते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट डिसिप्लिन क्या होता है। ओके, मार्केट डिसिप्लिन। ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली, कि जितने भी टाइप्स के रिस्क होते हैं इसको ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, इट बेसिकली it basically includes types of risk। ठीक है, मैं एक एक रिस्क को लिखते जाऊंगा और उसको डिस्कस भी करते जाऊंगा। तो टोटल 8 तरह के रिस्क होते हैं इसमें, तो एक एक को लिख देता हूं और आप उसको नोट्स बनाते जाना। तो पहला होता है क्रेडिट रिस्क। पहला क्या होता है, क्रेडिट रिस्क। तो ये क्या होता है, द रिस्क इन्वॉल्व इन एडवांस इन लोन्स। मतलब क्रेडिट मतलब होता है आपको कि लोन दिया किसी को मैंने, ठीक है, तो द रिस्क जो होता है, द रिस्क डेफिनेशन लिखते चलना, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप लिखते जाना। ठीक है, द रिस्क इन्वॉल्व इन एडवांस एंड लोन्स। जो रिस्क होता है आपका किसमें, एडवांस एंड लोन्स में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ओडी, ओके, पर्सनल लोन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग सोच रहे हो कि मेंस लेवल का वीडियो नहीं आ पा रहा है, मेंस लेवल का जैसे पजल हो गया, मेंस लेवल का डीआई हो गया। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है, कुछ दिनों से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ तबीयत को लेकर के, हमेशा पेट दर्द होते रहता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, चाह के मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत मन करता था वीडियो बनाऊँ, लेकिन पेट में तेज दर्द होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था।
तो आज थोड़ा तबीयत सही लग रहा था, तो मैं सोचा कि चलो बना लेता हूँ वीडियो। इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा, मेरा ट्रीटमेंट चल रही है, जल्दी सही हो जाऊंगा तो फिर उसका वीडियो रेगुलर चलते रहेगा। मुझे बहुत अफसोस लगता है कि वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत ही सही नहीं रहता, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है मेरे साथ। ड्यूटी के साथ साथ इतने सारे चीज़ मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। लेकिन जितना हो सके, जो अभी इम्पोर्टेंट था सबसे पहले ये सब चीज़ों को कवर करना, वो चीज़ मैं कवर करके आपके लिए कर दूँगा जल्दी से जल्दी, और RRPO से पहले ही कवर कर दूँगा, मेंस के पहले से, ठीक है। जितना जल्दी उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगला जो रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क, ठीक है। तो मार्केट रिस्क क्या हो गया? तो मार्केट रिस्क क्या होता है? ड्यू टू मार्केट चेंजेस। रिस्क ड्यू टू मार्केट चेंजेस, ऐसे लिख लो आप। रिस्क ड्यू टू मार्केट चेंजेस। मान लो मार्केट में कुछ चेंजेज हो गए, ओके। मान लो कुछ प्राइस बढ़ गया, ओके, या प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, या अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वो हाई हो गया, उससे क्या होता है, मार्केट खराब होता है या फिर अच्छा होता है, दो ही चीज होता है, ओके। यदि मान लो कि प्राइस का इंक्रीज हो गया, कोई चीज का है प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा, उस टाइम में मार्केट रिस्क बढ़ेगा। मान लो प्राइस डिक्रीज हो गया, तो मार्केट रिस्क है नहीं। ये सब मार्केट में यदि कुछ भी इन्फ्लेशन हो, अप एंड डाउन होता है, ठीक है, वो मार्केट रिस्क के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए बात को। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीज प्राइस इन मार्केट, ठीक है। फिर हो गया डिक्रीज प्राइस इन मार्केट, डिक्रीज प्राइस इन मार्केट। तीसरा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा, बेरोजगारी रेट बहुत ज़्यादा हाई पे चला गया, ठीक है। तो क्या करेगा आदमी उस टाइम? मान लो किसी के पास रोजगार ही नहीं है, और उस टाइम वो चाहेगा कि भैया कुछ हमको कुछ खरीदना है। मान लो एक मोबाइल लेना है आपको, मान लो कुछ आपको कपड़े लेने हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ले पाओगे कुछ भी? नहीं ले पाओगे। यदि नहीं ले पाओगे, जो कंपनी मान लो प्रोडक्शन कर रही है, उसने कहीं से लोन लिया होगा, क्या वो उसका सेल ही नहीं होगा, तो क्या वो EMI चुका पाएगा बैंक का? नहीं चुका पाएगा। तो क्या होगा मार्केट में? वो मार्केट रिस्क हो गया। समझ बात को ना, तो एक दूसरे से सब लगे हुए लिंक होते हैं। क्या होता है कि मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ गया ऊपर की तरफ, तो जो हमारा सप्लाई होगा वो क्या होगा, आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, बेरोजगारी का दर बढ़ गया, तो आदमी के पास क्या होगा, पैसे कम होंगे, और पैसे कम हो तो क्या होगा, पैसे कम होंगे तो खरीदारी भी लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जो सप्लाई होगा, वहाँ जो सप्लाई हो रही थी कंपनी से, मान लो कोई कंपनी है, उसे कोई चीज़ सप्लाई हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, अब लेस होने लगेगा। अब इसके पास जो EMI था वो तो बैंक लेगा ही भैया, बैंक बोलेगा क्या, हमको ये चाहिए रिस्क, आप कुछ भी हो हमको भैया, जो EMI आपने बंधे हैं पर मंथ आपको देने हैं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, ये कंपनी यदि एम्प्लॉय को पैसा देगा, बैंक को EMI देगा, सारे चीज खर्चे करेंगे, फिर अपना प्रॉफिट देखेगा, तो इसका क्या होगा, मे भी कुछ दिनों में यदि मार्केट नहीं सुधरा, तो ये जो कंपनी होता है वो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के जो रिस्क होते हैं, जिससे कि मार्केट डूबने का खतरा आता है, इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क। क्लियर है? ओके, समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगला ये चीज देखते हैं, अगला टर्म देखते हैं, अगला क्या मार्केट बाद क्या हो गया, ऑपरेशन रिस्क। तीसरा क्या हो जाता है, ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। इसमें क्या होता है, रिस्क ड्यू टू इंटरनल ऑपरेशन रिस्क, ठीक है। रिस्क ड्यू टू, रिस्क ड्यू टू इंटरनल ऑपरेशन रिस्क, ठीक है। तो रिस्क जो होता है, इंटरनल ऑपरेशन रिस्क के चलते जो होता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशन रिस्क। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, उसका पुअर पॉलिसी का होना, ठीक है, अच्छे मैनेजमेंट नहीं होना, ओके, लापरवाही बरतना, कोई चीज़ से नए टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मान लो कि एम्प्लॉय को समय पे बेनिफिट नहीं दे पाना, या फिर कस्टमर को सही से कुछ नहीं कर पाना, करप्शन ज़्यादा होना इस कोई बैंक में,
कोई इंस्टीट्यूट मान लो, बैंक है, मान लो कोई एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई बैंक है, उसमें क्या होता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो अच्छा बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कस्टमर को सही तरीके से बिजनेस दे ही नहीं पाएगा, उससे पैसे मांगेगा, तो बैंक कहाँ से ग्रो करेगा? बैंक ग्रो नहीं करेगा, बैंक तो डूबना ही डूबना है उसको। चाहे आज डूबे या 1 साल बाद डूबे, 10 साल बाद डूबे, बैंक डूबेगी डूबेगी। क्योंकि जहाँ पे कस्टमर को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जहाँ पे घूस कमाने की कोशिश किया जाएगा, जहाँ पे आपका पॉलिसी सही से नहीं इम्प्लीमेंट होगा, या फिर एम्प्लॉय के फेवर में कुछ नहीं होगा सही से, तो वैसे जो वहाँ पे क्या होता है, अनसेटिस्फेक्शन होता है। और यहाँ पे अनसेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, काम नहीं सही से करते हैं, और पुअर पॉलिसी भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पे लूप होल्स क्रिएट होते हैं, लूप होल्स चलते क्या होते हैं, करप्शन ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे चलते में क्या होता है, ऑपरेशन रिस्क इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशन रिस्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है आपका। तो अब देखिए चौथा नंबर पे क्या है आपका, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क। इसलिए मैं राइटिंग में थोड़ा सा कर्सिव में ज़्यादा लिखता हूँ, तो इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूँ आपको पता चले कि हाँ मैं कि ये लिक्विडिटी लिखा हूँ, ये रिस्क लिखा हूँ। तो आप कम से कम अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बनाने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि पीडीएफ बनाने जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, ओके। और मेरे पास कोई ऐसा टीम नहीं है कि कोई बैठ के पीडीएफ बना दे, तो इसीलिए मुझे लिखना ही पसंद है, और लिख करके बताने में सही लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। जैसे तो कोई भी बता दे, मतलब कि पीडीएफ बना लिया उसको ऐसे बस बताते गया, तो इससे मज़ा नहीं आता। लिख लिख के बताने में क्या होता है, आप भी लिखते जाते हो साथ में, और उसका नोट्स बनाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, ओके। तो देखिए लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया, जब कैश की जो अवेलेबिलिटी होती है वो लेस होता है, कहाँ पे, ब्रांच में, ठीक है। या कैश फ्लो जो है, जो कैश फ्लो है वो लेस होता है, ठीक है। तो उस टाइप के जो रिस्क को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। व्हेन, इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, व्हेन द अवेलेबिलिटी availability of cash is less, that risk are liquidity risk, liquidity risk, ठीक है। तो कह रहा है जब कैश का जो ये होता है, अवेलेबिलिटी जो होता है वो लेस हो जाता है, तो उस टाइम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं उसको, ठीक है। मान लो ब्रांच गए हम, हमको मान लो 5 लाख रुपए निकालना है, ओके। अब बैंक बोल रहे भैया हमारे पास कैश ही नहीं है, तो क्या होगा, उससे हमारे कस्टमर रहेंगे हमारे पास? नहीं रहेंगे। एक बार देखेगा चलो ठीक है, कुछ वजह से होता होगा कि कैश नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगली बार आएगा, जब भी वो पैसा निकालने लगे, भैया 50,000 रुपये दे दो, अब बोलो भैया कैश ही नहीं है हमारे पास, कैश की दिक्कत चली, कैश आया नहीं, तो क्या होता है, कस्टमर ऐसे में भागते हैं हमारे पास से। कस्टमर ये नहीं है कि कस्टमर आकर के हमारे पास बंधे रहेंगे, भाई खूंटे में बांध दो रस्सी से और वो बंधे रहेगा और चारा खाते रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका जहाँ मन है वो जाएगा, ठीक है। जो भी बैंक उसको पसंद आएगा, जहाँ पे उसको सुविधा मिलेगा वो वहाँ जाएगा ऑब्वियसली। और जहाँ पे कोई ऐसा बैंक है जहाँ पे कैश ही नहीं रहेगा कहीं पे भी, कभी हमको अर्जेंट पड़ गया, भैया कैश चाहिए, तो कैश ही नहीं है पास में, वो लटकाएगा, 4 घंटा बैठाएगा, तो कैश ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से वो कैश देगा। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, जो होता है जहाँ पे कैश की अवेलेबिलिटी नहीं, लेस होती है, बहुत मिनिमल होती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं, ओके। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, हम लोग 5वां नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क ये क्या हो गया, रिस्क ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या एक्ट ऑफ गॉड, रिस्क ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर या एक्ट ऑफ गॉड। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एक मूवी आया था OMG करके, ओ माई गॉड करके, तो उसमें दिया था ना कि एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, उस टाइम आप जाने होंगे। तो जस्ट लाइक, तो ये एक्ट ऑफ गॉड जो होता है, इसमें क्या होता है कि मान लो कि कुछ ऐसा आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो बाढ़ आ गई तो क्या, बैंक उसमें मान लो कि डूब गया, ओके, बैंक में पानी घुस गया, सारी चीज बर्बाद हो गए। तो उस टाइप के जो रिस्क होते हैं, या फिर भूकंप आ गए, कुछ ऐसा हो गया जो नेचुरल चीज होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिस्क बोलते हैं, ओके। तो इतना क्लियर हो गया आप लोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चीज को देखते हैं, अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगला हमारा रेपुटेशनल रिस्क।
रेपुटेशनल रिस्क। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिस्क जो होता है इसमें रिस्क ऑफ फॉल इन द इमेज ऑफ द ब्रांड। ठीक है, इसमें क्या था, रिस्क जो होता है मतलब कि मान लो कि इनमें कोई ब्रांड है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसका इमेज जो है वो जब डाउन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेपुटेशनल रिस्क। कोई बैंक है, ओके, जैसे पीएनबी हुआ था, ठीक है, पीएनबी में क्या हुआ था, घोटाला हो गया, मतलब क्या होता कि भाई नीरव मोदी और ये और भी कौन कौन थे जो कि बैंक को लूट के चले गए, फर्जी तरीके से धोखाधड़ी हुआ था, जो फ्रॉड हुआ था पीएनबी के साथ, उसमें क्या था, रिस्क ऑफ फॉल इन द इमेज ऑफ द ब्रांड। ओके, तो उसमें क्या था, पीएनबी का बहुत बड़ा बदनामी हुआ था। ठीक है, तो उस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें फ्रॉड हो जाता है या कुछ इस टाइप के, जिससे कि उसका मार्केट वैल्यू कम होने लगता है, धोखाधड़ी हो गया, लोगों का विश्वास नहीं रहता, इससे क्या रेपुटेशनल रिस्क होता है। ठीक है, इस टाइप के जो भी होते हैं इसको रेपुटेशनल रिस्क होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि पीएनबी का जो ये होता है, घोटाला हुआ था ये आपका नीरव मोदी वाला केस, वो आप बोल सकते हो, विजय माल्या वाला हुआ था, जो भी था, तो वो सब आप बोल सकते हो कि वो सब चीज़ें मतलब कि रेपुटेशनल रिस्क के अंदर आते हैं। उसके बाद होता है 7वां नंबर पॉइंट है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क, इसमें क्या होता है, रिस्क दैट इज इलीगल कॉल्ड लीगल रिस्क। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसा चीजें होती है कि मान लो नहीं होता कभी कभी कि क्रॉस, कोई भी चीज है कि वो हमको, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, कुछ भी है, वो हमको गलत चीजें चिपका दिया, बस मेरी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती मेरे खाते से पैसे काट लिए, या कुछ ऐसा हो जो हमारे फेवर में नहीं था फिर भी वो हमारे अगेंस्ट वो काम कर दिया मेरे लिए, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट बैंक पे केस कर देंगे। और बैंक को जब उसमें हियरिंग होती है तो उसमें जब बैंक को नुकसान होता है मान लो, तब जाकर के उसी चीज को मतलब लीगल रिस्क के अंडर आता है। या कुछ ऐसा हो गया, कुछ मान लो कि सपोज दैट कि कुछ ऐसा हो गया जैसे कि लाइक कुछ ऐसा नहीं होता, जस्ट लाइक कंज्यूमर केस को लेकर ले लो, मान लो कि कोई आपने लोन लिया, ठीक है, आपने उसमें कहा कि भैया हमको इसमें इंश्योरेंस नहीं कराना है या फिर कुछ इस टाइप से कुछ नहीं कराना, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती उसको चिपका दिया उसके बिना परमिशन के। ठीक है, या फिर किसी का है मान लो गैस भी वाय हो गया, जे भी वाय हो गया, कुछ भी जो होता है, और या फिर कोई भी इंश्योरेंस है, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो गया, वो नहीं, कस्टमर ने कभी एग्री किया ही नहीं कि हमको ये करना है, ठीक है, आपने उसको कर दिया, फिर आप कस्टमर आके बोले सर इसको बंद कर दो, आप उसको बंद भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर आप उसको परेशान कर रहे हो उल्टे, तो वो क्या करेगा, हरासमेंट का केस कर देगा, या फिर कुछ ऐसा केस कर दिया कंज्यूमर फॉर्म में, या कुछ भी केस कर दिया, लीगली नोटिस आ गया आपके पास बैंक के पास, लेकिन वो कस्टमर सही है उस टाइम या बैंक गलत है, तो उस टाइम में क्या होता है, लीगल रिस्क होता है ये सब। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे कि गूगल में सर्च मार के तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एट द पॉइंट हमको अभी यहीं से याद आ रहे हैं, दिमाग में है, तो मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल तौर पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट जो है वो है आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, ओके, तो इसमें क्या होता है, अ डील विच इज फेल्ड कॉल बिजनेस रिस्क, कॉल बिजनेस रिस्क। ठीक है, कोई डील है जो कि फेल हो गया, ओके, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं, है ना। तो देखो कोई डील है, मान लो कोई बैंक ने किसी से डील किया, ठीक है, वो अंत मोमेंट में, कोई मोमेंट में मान लो बहुत बड़ी डील है, मान लो 5,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की है, ठीक है, डील हुई, कोई दो कंपनी के बीच में टाइप हुआ, लेकिन कोई वजह से या कोई पॉइंट को लेकर कोई एग्री नहीं हो पाया, कोई क्लाइंट या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो क्या, डील फेल हो गया और दूसरे के पास चला गया। तो आप देखो ये जो बिजनेस हमारे पास 10,000 करोड़ का आने वाला था कोई बैंक के पास, वो अब नहीं रहा उसके पास, वो दूसरे के पास चला गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बिजनेस रिस्क हो गया। या कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, एक बात बता रहा हूँ, बैंक ने क्या किया, कोई नया टाइप का फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लो कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस बिजनेस के रूप में, ठीक है, लेकिन जिस रियल एस्टेट कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया या जिसने किया वो क्या फेल हो गया, ओके, फेल हो क्या, बैंक की पैसा डूब गई, तो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, जो हमारा एनपीए भी होता है वो तो बिजनेस रिस्क में आता है।
जो हमारे खाते एनपीए हो रहे हैं वो क्या होता है, बिजनेस रिस्क में आते हैं। तो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो यहीं तक था, इसमें इतने रिस्क थे। ओके, तो अब जो हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले लेसन जो हम कवर करेंगे उसको हम करेंगे बेसल थ्री का जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, बेसल थ्री के बारे में हम देखेंगे, और बेसल थ्री के जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो हम बने, ये अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा और जल्दी वीडियो आएगी वो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेसन अच्छा लगा आपको, तो अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब, ये लेसन यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि जो सब्सक्राइब करें चैनल को, ग्रोथ करवाएं थोड़ा सा, उनको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो जितना बड़ा फैमिली होगा उतना बड़ा और मजा लगेगा पढ़ाने में। और क्या है कि मेंस लेवल का भी मैं लाऊंगा ये वीडियो, ठीक है। मैं आज ही कोशिश करता हूँ कि मेंस लेवल का वीडियो मैं अपलोड करूँ, यानी तो कल तो अपलोड होना ही होना है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।